आज हम बात करेंगे क्रिटीन और हेयर लॉस के जो रिलेशन है या कनेक्शन है उसके बारे में। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी तो कि बात जो है वो किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फैलेसी से, फॉल्स कॉज फैलेसी। ठीक है, इसमें आप किसी और चीज़ का कॉज जो है वो कोई दो चीज़ें ऐसी साथ में ओकर हो रही होती हैं या वाक़या हो रही होती हैं, तो हम समझ लेते हैं कि ये नेसेसरीली इसका कॉज है। इसे कहते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी, या इसे आप कह सकते हैं कि को रिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। मतलब कि को रिलेट अगर, तो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके सामने से एक बिल्ली गुजर रही है और उसी वक्त वो बिल्डिंग गिर जाती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बिल्ली का इस बिल्डिंग के आगे से गुजरना जो है वो इसका कॉज है, ये फॉल्स कॉज होगा। यानी कि वो दोनों चीज़ें एक साथ वाक़या हो रही हैं, बिल्डिंग का गिरना और बिल्ली का आगे से गुजरना, तो हम इसको को रिलेशन कहते हैं। इसको ये है काजेशन नहीं होगा। उसका काज डेफिनेटली कुछ इमारत जो है वो बहुत ज़्यादा बोसीदा होगी, पुरानी होगी, या कोई वटेवर कोई और वजह हो सकती है, लेकिन हम उसको बिल्ली के जो है वो बिल्डिंग के आगे से गुजरने को, उसके गिरने का कॉज नहीं बता सकते। तो इसलिए कहते हैं कि को रिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। अब आते हैं हेयर लॉस के ऊपर। हेयर लॉस किस वजह से होता है और आपको इसको किस हद तक सीरियस लेना चाहिए, और इसका जो है इसका डाटा क्या कहता है। इसके इसके बैक एंड पे जो है ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर काम कर रही है, अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन। ठीक है, अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं और उनको देखें तो आपको जो है वो पता चलेगा कि हेयर लॉस जो है वो सिर्फ आपका मसला नहीं है। पूरी दुनिया में मैन जो है वो तकरीबन 75% से ज़्यादा मैन जो हैं वो अपने 35 की जब एज में जाएंगे तो वो एक सिग्निफिकेंटली जो है वो हेयर लॉस को फेस करेंगे डेफिनेटली। जिसमें जो है वो सबसे बड़ी रीज़न जो हेयर लॉस की 95% से ज़्यादा जो हेयर लॉस होता है मैन को, वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या एमपीबी, जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, तो यही वजह होती है। बाकी जो भी लोग कहते हैं ना, मैं उधर गया पानी नहीं सही, मैं सऊदीया गया उधर मेरे वाल डिग पे, मैं फलानी क्रीम ला ली उहदे नाल मेरे वाल डिग पे, तो ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। मेल जो है ना मैन, उनके बाल गिरने ही गिरने हैं। 70-80% मेल्स के बाल गिरने ही गिरने हैं। और वो ये किस वजह से होते हैं? ये होते हैं डीएचटी सेंसिटिविटी की वजह से। ठीक है, अगर तो डीएचटी से आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो सेंसिटिविटी उनकी नहीं है तो आपके बाल नहीं गिरेंगे। अगर सेंसिटिव हैं तो आपके बाल गिरेंगे। अब ये टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जब कन्वर्ट होता है ना आपका डीएचटी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ इस तरह का होता है कि जो अगर आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं तो आपके जो वो श्रिंकेज और हेयर फॉल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जैसे अब नेचुरली जिन लोगों को होता है, जब उनकी ऐसी एज आती है जिसमें हार्मोनल फ्लक्स जो है थोड़ा सा बढ़ता है, उस वक्त वो हेयर लॉस को जो है वो फेस करते हैं। कुछ लोगों का 20s में, कुछ लोगों का 30s में, कुछ लोगों का 40s में, ये डिफरेंटली अब ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि वो जो हैं वो गिरने ही गिरने हैं। तो अब जनाब आ जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल क्रिटीन पे आते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और मैंने उसका क्या रिज़ल्ट निकाला है। तो क्रिटीन की तरफ आते हैं कि क्रिटीन जो है वो कोई भी ऐसी स्टडी नहीं कहती, कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो इसको डायरेक्ट हेयर लॉस के साथ जो है वो जोड़ता हो। हाँ, ये ज़रूर है कि टेस्टोस्टेरोन टू डीएचटी जो कन्वर्जन है उसको ये थोड़ा सा जो है वो फास्ट कर देती, लेकिन टोटल टेस्टोस्टेरोन की मकदार को नहीं बढ़ाती। और ये क्लियर रहे कि सिर्फ डीएचटी जो है, टेस्टो और डीएचटी के जो कन्वर्जन है वो डायरेक्टली सिर्फ वो इसके लिए वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अगर आपकी वो जो हेयर फॉलिकल्स या आपके अंदर वो सेंसिटिविटी है तो फिर ये होगा, वरना आपने कई सारे बॉडी बिल्डर्स एग्जांपल्स देखे होंगे। अक्सर कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर वो क्या उसे स्टीरॉयड लेते हैं तो उनके बाल गिर जाते हैं। आपने देखा होगा जे कटलर के बाल बड़े अभी तक सॉलिड हैं। आपने देखा होगा कि डेनिस वुल्फ के बाल देखा, और भी कई बालों वाले आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे। मेरे ख्याल से डोरियन येट्स के भी बाल हैं अभी। तो ये भी रेशो वही है जो नॉर्मल मैन में है ना। नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर 100 में से 70 लोगों को जो है वो हेयर फॉल या बाल्डनेस या इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती, वही रेशो बॉडी बिल्डिंग में भी है। बॉडी बिल्डर्स में भी 100 में से तकरीबन जो 70-80 के करीब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जो है वो उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या वो बाल्ड हो जाते हैं। अब स्टीरॉयड क्या करता है कि आपका जो मैंने बताया कि क्रिटीन जो है वो टोटल टेस्टोस्टेरोन आपका नहीं बढ़ाता, सिर्फ डीएचटी में कन्वर्जन। अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा देना तब भी आपके अंदर अगर जेनेटिकली वो सेंसिटिविटी मौजूद है, मेल पैटर्न बाल्डनेस या जो
एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपके वो जेनेटिक्स में है तो फिर ही आपके बाल गिरेंगे, वरना आप स्टीरॉयड लेके चाहे टेस्टोस्टेरोन भी अपना जो है वो डबल ट्रिपल या क्वाड्रिपल कर लें या आप 100 गुना भी ज़्यादा ले लें, अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो आपके बाल नहीं गिरेंगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले ये भी कि अब जब भी इंसान के बाल बंदों के गिरते हैं ना, तो वो उसको कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है सारे मेल्स के बाल, मैंने बताया कि तकरीबन अगर आप भुखमरी मतलब गिरी से गिरी भी वो रेशो निकालें ना, तो 60% मर्दों के बाल गिर जाने हैं, वो चाहे 20s में गिरें, चाहे वो 30s में गिरें, चाहे वो 40s में गिरें। मतलब उनको झटके डिफरेंट एज में लगते रहेंगे, 50s में गिरें मतलब। एंड बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चे रह सकते हैं, तो मतलब जिनके एंड तक जो है वो बुढ़ापे तक बाल जो है वो सॉलिड रहेंगे। तो वो मकदार वो जो है वो बहुत कम है तादाद। अब जब वो क्या होता है कि बाल गिरते हैं तो हम को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अब बेसिक जो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ट्रेनिंग पे था मुल्तान में, तो मुल्तान के बाद जब हम वहाँ से आए तो बड़े लड़कों ने ना मतलब कंप्लेन करना शुरू कर दी। जब मतलब कोई 1 साल 6 माह बाद या 2 साल बाद जब उन्हें देखा थोड़े थोड़े हेयर थिनिंग और हेयर लॉस वगैरह किसी को हो रहा था, तो उसी मुल्तान गए सी ना, उत्थे दा पानी नहीं सी सही है ते ना, कोई सरगोदे गए सी उन्हें क्या उत्थे दा पानी नहीं सी सही। कई लोग बाहर जाते हैं, जब आते हैं तो वो कोई 4-5 साल गुजार के 10 साल गुजार के आते हैं, तो अगर उस फेज़ में उनके बाल गिरे हुए हों तो वो उसको को रिलेट करते हैं जी सऊदीया का पानी नहीं सही। अगर कोई बंदा ये भी आपने देखा होगा कि कोई बंदा बाहर जाके मोटा हो के आ जाए ना, तो वो उसको को रिलेट करना शुरू कर देता है, तो सऊदीया का तो पानी भी लग जाता है या यूके का तो पानी भी लग जाता है या जड़ा ना फलाना उत्थे का इंज होंदा। मतलब कोई भी बीमारी होगी ना, वो किसी ना किसी चीज़ को ना वो को रिलेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो बेसिकली उसका कॉज नहीं होता। अब किसी का मोटे होना, किसी का जो है वो यूके या अमेरिका जाने की वजह से तो नहीं होगा ना मोटा, वो होगा खाने की वजह से। अगर वो वहाँ पे जाके ज़्यादा खा रहा है डेफिनेटली वो मोटा होगा। अब जनाब मेरे एक्सपीरियंस पे आते हैं। जब मैंने अपना फ़र्स्ट टाइम जब क्रिटीन लिया तो मैंने प्रोटीन वर्क्स का क्रिटीन लिया था, और उसके साथ ही मैंने प्रोटीन के 2 बैग मंगवाए थे एलीट कोर्स से। जब डिस्ट्रिक्ट से एलीट कोर्स वाली साइड पे जाते हैं, हम एलीट पुलिस में जाते हैं, तो उसमें एक कोर्स पास करना होता है तकरीबन, उसका जो भी ड्यूरेशन होता है। तो उसके बाद जब आप उसे पास आउट करते हैं तो आपको एक एडिशनल जो है ना वो अलाउंस बेनिफिट मिल जाता है, आपको एडिशनल पे जो है ना वो करता है डिपार्टमेंट, एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैंने उसकी सेविंग वगैरह करके 2-3 माह बाद तो मैंने जो है ना वो कोई 2 पैकेट मैंने उस वक्त 2-2 kg वाले वे के मंगवाए प्रोटीन वर्क से, और एक मैंने पैकेट मंगवाया उसका क्रिटीन मोनोहाइड्रेट का। तो मैं डेफिनेटली मैंने बताया कि वे अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसे मतलब वो लोग तो पता नहीं चम्मच की तरह अभी तक भी लोग समझते हैं कि पता नहीं वे प्रोटीन को दवाई है। तो मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो मैं कम से कम भी कोई अच्छी खासी उसकी मतलब जो है ना वो उसको वो रखता हूँ मकदार उसकी प्रोटीन। उस वक्त मैं 4-5 तो यूज़ कर रहा था, कम से कम 4 तो यूज़ कर रहा था। उसके साथ मैं कर रहा था क्रिटीन मोनोहाइड्रेट यूज़। वो फेज़ मैंने कोई 3-4 माह मैंने जब वो प्रोटीन इंटेक मेरा एकदम से अच्छा हुआ, मैं ट्रेनिंग के बाद आया, मेरा वेट काफ़ी मतलब ड्रॉप हो चुका था, तो मैं बाद में आया तो मुझे वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। प्रोटीन इंटेक एकदम से मेरा कभी भी इतना प्रोटीन इंटेक 150 ग्राम मेरा कभी भी नहीं रहा था पहले, 200 ग्राम तक, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो एक दिन मैं ऐसे ही ना मतलब अपनी वो ड्यूटी वाली उसमें बैठा हुआ था गाड़ी में, तो मतलब मैं ऐसे ही बस रैंडमली बैठा कुछ सो रहा था, और मैं ना बस अपने बालों में हाथ फेर रहा था बहुत ज़्यादा। कोई तकरीबन 10-15 मिनट बाद जब मैंने ऐसे मतलब नीचे देखा ना तो बालों का ढेर लगा हुआ था। तो वो 2021 की बात है या 2020 की बात है, मुझे जहाँ तक याद है। तो वो पॉइंट था कि मुझे जो अभी तक याद है कि जहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद अभी भी मेरे मतलब बाल जो है ना वो ऐसे देखने में कोई अगर मतलब सामने से देखता है तो मतलब कोई किसी को नहीं पता तो वो यही कहता है कि यार बाल तो तेरे मतलब सॉलिड हैं, बड़े ब्लैक बाल हैं, तो कोई उसमें ऐसे ना बाल्डनेस नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी किस हद तक आहो। तो वो पहला दिन था जो मुझे याद है। उसके बाद जो है ना मेरे बाल गिरने बंद नहीं हुए। आज 2025 है, कोई 4-5 साल तो हो गए एटलीस्ट इस चार, उसी स्पीड से बाल गिर रहे हैं। और मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि मैंने क्रिटीन जो है ना वो इस्तेमाल किया था। मुझे मेरे जहन में वो डाउट आ गया कि यार मैंने ना क्रिटीन यूज़ किया। लेकिन अब मसला ये है कि मतलब मैंने उस डाउट को जहन से निकाल दिया, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि यार ये हेयर लॉस जो है वो सब ने फेस करना ही करना है। अक्सर मेल्स ने फेस करना है हेयर लॉस को। इतना आपने देखा होगा आजकल कितने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, कितने इस तरह के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं हेयर्स को लेके। तो
वो फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ना मतलब इतना ज़्यादा मैंने सीरियस नहीं लिया। मुझे पता था ये तो मतलब मुझे पता चल गया कि यार मतलब मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। और मैं उसी एज में हूँ जिसमें अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन बताती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एक जो है वो 30 से 35 की एज में एक सिग्निफिकेंटली आपको जो है ना वो अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा मेल्स को। तो मैं उस एज पीरियड में हूँ, मतलब अभी मैं 33 का होने वाला हूँ। तो उससे जो है वो मतलब कुछ लोग 20s में जो हैं वो बड़े ज़्यादा किसी को मतलब हेयर लॉस जो है एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को मतलब बहुत अर्ली शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत बाद में होता है। तो अब आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। अब जेनेटिक्स वाली साइड में मसला ये है कि अब ना तो मेरे वालिद वाली साइड पे मेरे अब्बू के बाल बहुत ज़्यादा घने हैं अभी तक, मतलब कि ना बड़े ही सॉलिड बाल हैं उनके। और उसके अलावा अगर मैं मतलब अपने देखूं वालिद वाली साइड पे जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई इतना मुझे कोई केस ऐसा हेयर लॉस वाला नहीं नज़र आता। अगर वालदा वाली साइड पे देखूं तो मेरे नाना अबू के बाल जो है ना वो बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा हेयरी थी और मतलब उनके ना सर से वो थोड़ा बाल थे, एंड पे आके काफ़ी ज़्यादा वो ना बालनेस जो होती है तो वो थी काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बॉडी हेयर्स और मेरे सर के हेयर जो है ना वो मेरे नाना अबू में हैं। तो कुछ लोग फिर देखने लग जाते हैं यार मेरे फैमिली में जो है वो किसी के भी नहीं है तो मेरे क्यों, हो सकता है कि मेरी फैमिली में भी किसी के भी। अब मेरे मामू जो हैं, दो मेरे मामू हैं और दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चलता कि कोई एजिंग वाला इफेक्ट ही नहीं है बालों के ऊपर। ठीक ठाक हैंडसम बंदे हैं, मतलब बचपन से मेरे आइडियल रहे हैं यार बंदा इतना हैंडसम होना चाहिए था। मेरे मामू इस तरह के हैं, उनके भी बाल मतलब दे आर स्टिल लुकिंग सॉलिड हेयर्स। तो ये सीन है। अब जनाब ये ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक्स आपके डायरेक्ट आपकी अम्मा से आ रहे हैं या आपके अब्बा से आ रहे हैं या आपके नाना से आ रहे हैं या आपके दादा से आ रहे हैं। जेनेटिक्स आपके किसी भी मतलब लाइन में से ना, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। और आप एक नया कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं जीन्स का। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि भई आपके अब्बू के बाल नहीं झड़े तो आपके भी नहीं झड़ने, आपके अब्बू की हाइट ज़्यादा तो आपने भी लंबे ही होना है, अम्मी की हाइट जो है वो जो मतलब जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें या कोई भी क्वालिटीज़ वगैरह वो आपको ऐसे की वैसे नहीं मिल जाएंगी। हो सकता है उसमें कोई चेंज हो सकता है वैसे की वैसे मिल जाए, हो सकता है कहीं पिछली लड़ी में से जाके आपको कुछ मिल जाए, हो सकता है आप एक नया कॉम्बिनेशन बन जाए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जनाब ये अब मैंने तो फिर ये चीज़ जहन से निकाल दी कि यार मैं अब क्या टेंशन लूँ, बस ठीक है जो बहुत ही जो है ना वो ज़्यादा ही वो नज़र आना शुरू हो जाए, रगड़ के टेंड करा देंगे तो इतना मसले वाली बात नहीं है। तो हाँ मैंने मेरे जहन में कहीं ना वो चीज़ वो रहती है। तो अब जब तक देखो अभी मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है, मैंने क्रिएटिन यूज़ किया उसी फेज़ में जो है ना मेरे बाल गिरे। अब मैंने उसको को रिलेट करना शुरू कर दिया उसके साथ मतलब क्रिएटिन के साथ। मैं उसकी जबकि उसका काजेशन जो है उसका जो काज है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो सकता है। तो जब भी लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस कोई बड़ी जो है वो तगड़ी किस्म की स्टडी होगी या बड़ा ही कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं जो है ना कहूँगा कि यार हाँ मतलब मैं अपनी ज़ात का एक्सपीरियंस जो है उसको साइंस से ऊपर जो है या जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं या जो स्टडीज़ हैं उनसे ऊपर नहीं कभी भी रख सकता ना। मतलब कि मैं कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ ना, तो मैं तो तब तक यही चीज़ को मानता रहूँगा कि क्रिएटिन का हेयर लॉस के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब तक कि साइंस उसको जो है वो प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर देती। मतलब डिसप्रूव तो उन्होंने किया हुआ है कि ये आपका कोई टोटल टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा रही और ये आपके अंदर कोई डीएसटी की सेंसिटिविटी कॉज नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब तक अगर साइंस जो है इन फ्यूचर कहती है कि जी ये आपके अंदर कोई डीएसटी की सेंसिटिविटी कॉज करेगा तो फिर मैं उसको कहूँगा। लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बेस के ऊपर कई मतलब जैसे अभी मैंने किसी का क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ उन्होंने भी ये चीज़ फील की, तो अब मैं देखें मैं को रिलेट कर रहा था उसके साथ, लेकिन मैं साथ ही साथ वो 30 से 35 वाली एज वाले फेज़ में भी तो था। तो उस फेज़ के अंदर मेरे बाल गिरे थे, उसी फेज़ के अंदर जो है वो इत्तफाकन मैंने क्रिएटिन लेना जो है वो स्टार्ट किया या चूज़ किया। तो अब मैं उसको को रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि वो उसका काज नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो टेस्टोस्टेरोन टू डीएसटी की जो कन्वर्जन है उसको थोड़ा सा अगर स्पीड अप कर देता है ना, तो अगर तो कोई डीएसटी सेंसिटिव है ना तो हो सकता है कि उसको एकदम से कोई थोड़ा सा झटका लगे या थोड़ा सा उसको जो है ना वो स्पीड अप नज़र आए अपना हेयर लॉस या हेयर फॉल। तो
आप क्या कहते हैं? तो ये सीन है। अब मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कोई आपकी टोटल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा या ये कोई आपको डीएसटी सेंसिटिव कर देगा। लेकिन अगर आप किसी एज के ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि आपको वो चीज़ जो है वो साथ ही हेयर फॉल भी हो रहा है, हेयर लॉस भी हो रहा है, तो आपको किसी ना किसी चीज़ के साथ जो है उसको रिलेट करेंगे। अब आप देख लें, अंबानी के बेटे को देख लें, मैं एक वो मिसाल देते हैं लोग, मैं भी दे देता हूँ कि भाई उसने कोई क्रिएटिन यूज़ की थी जो उसके बाल उड़ गए, या उनके पास किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, या किस चीज़ कोई तेल उनके पास नहीं बन रहा कि जो वो अपने बाल नहीं लगा पा रहा। तो ये सीन है जनाब कि ये जेनेटिक है। अब वो भी ट्रांसप्लांट कराएगा, क्या पता कई लोगों का ट्रांसप्लांट भी वो सूटेबल नहीं होता। अब वो भी उसका आखिरी हल यही होता है। तो अगर तो ट्रांसप्लांट के लिए भी आप सूटेबल ना हो तो फिर रगड़ के टेंड कराओ, तो मसला कोई नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और मेरी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। और जनाब मतलब इसको, ये बिल्कुल गलत हो सकता है, टोटली आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ना तो यूनिवर्सलाइज कर सकता हूँ, ना ही उसको साइंटिफिक फाइंडिंग का से अबव कोई दर्जा दे सकता हूँ। मेरा कल्ले का एक्सपीरियंस या हम जो है वो दो चार बंदों का एक्सपीरियंस यूनिवर्सलाइज नहीं हो सकता, और ना ही जो है वो को रिलेट करने वाली चीज़ काज बन सकती है। तो ये था जी। अल्लाह हाफिज़।